गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं से विषय हिंदी और विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका से है पाठ नंबर 2 मेरे संग की ओर। स्टूडेंट्स, इस लेसन को हमने कल रीड किया था और समझा था। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? उत्तर, लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा नहीं था, परंतु अपनी नानी के संबंध में उसने जो कुछ भी सुना था उसके कारण वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुई थी। उसकी नानी ने पारंपरिक अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली स्त्री होते हुए भी विलायती ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले बैरिस्टर पति के साथ बिना किसी शिकवे शिकायत के जीवन व्यतीत किया था। मरने से पहले वे पर्दे का लिहाज छोड़कर पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिली और उनसे वचन लिया था कि वे उनकी पुत्री का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे। इन सभी क्रांतिकारी भावों को देखकर जो लेखिका है वो अपनी नानी से बहुत प्रभावित हुई थी। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में, यानी जो एक पंक्ति है, इससे संबंधित ये 2 प्रश्न दिए हैं, इनकी बताना हमने। नंबर क, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। देखिए, लेखिका की माँ बहुत सुंदर, कुमोर, व्यवहारिक, ईमानदार तथा निष्पक्ष भाव की महिला थी। लेखिका की दादी के अनुसार, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पोंछी और छींके पर टांग दी। पति की गांधीवादी होने के कारण उन्हें खद्दर की साड़ी पहननी पड़ती थी। वे बच्चों से लाड़ प्यार नहीं करती थी तथा उनके लिए खाना भी नहीं पकाती थी। वे अपना अधिकांश समय पुस्तकें पढ़ने, साहित्य चर्चा तथा संगीत सुनने में व्यतीत करती थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात दूसरे को नहीं बताती थी। उन्हें घर वालों की से आदर तथा बाहर वालों से स्नेह मिलता था। ख प्रश्न है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का सबद चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर का माहौल गांधीवादी था। उसके पिता की जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, पर वे होनहार थे। उनके घर में खादी के वस्त्र पहने जाते थे। लेखिका की माँ को खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर चनका खा जाती थी। उसकी दादी का परिवार उसके नाना की विलायती रहन सहन से बहुत प्रभावित था, इसलिए लेखिका की माँ से कोई ठोस काम नहीं करवाया जाता था, परंतु उनकी राय मांगकर उसे पूरी तरह निभाया जाता था। लेखिका की माँ को दादी के घर में पूरा सम्मान मिलता था। बच्चों की देखभाल भी लेखिका की माँ के अतिरिक्त दादी, जिठानियाँ, पिताजी आदि करते थे। घर में सबको पूरी आज़ादी थी। किसी काम के पत्तर के आने पर उसे उस विषय में कुछ नहीं पूछता था। प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजता बनाए रखने की पूरी छूट थी। घर में परदादी भी थी। प्रश्न नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? परदादी को सदा लीक से हटकर चलने की आदत थी। परिवार में परदादी के पुत्र तथा पोते की भी बहनें थी, इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं था कि परदादी पतोहू के लिए पहली संतान के रूप में लड़के के स्थान पर लड़के की मन्नत मानती। उन्होंने समाज में प्रचलित इस परंपरा को तोड़ने के लिए ही पतोहू की पहली संतान लड़की होने की मन्नत मांगी थी, क्योंकि आम लोग पहली संतान के रूप में लड़का मांगते हैं। वह संसार में प्रचलित परंपराओं के विरुद्ध चलना चाहती थी, इसलिए वे लड़की के जन्म की मन्नत मांगती हैं। प्रश्न नंबर 5, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह
सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सही उत्तर दीजिए। यानी डराने धमकाने की उपदेश देने की जगह उनको सरलता से समझाकर भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। लेखिका की बहन रेणु बीए की परीक्षा न देने पर अड़ गई थी। वह बार बार यही कहती थी कि पहले मुझे समझाओ कि बीए पास करना क्यों ज़रूरी है, इसके बाद ही मैं बीए की परीक्षा पास करूंगी। सब ने अलग अलग प्रकार से उसको समझाया, तर्क दिए, लेकिन नहीं मानी। पिताजी ने उसे समझाया कि उसके लिए यानी बीए करके उसे नौकरी मिल सकती है, अच्छी शादी हो जाएगी, समाज में सम्मान मिलेगा। ये सब तर्क रेणु और श्याम पिताजी को भी ठीक से नहीं लगे थे। तब पिताजी ने उसे कहा कि बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार से सहज भाव से समझाने से उसने बीए पास कर ली। अतः कहा जा सकता है कि डराने धमकाने या उपदेश देने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका जब कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट पहुंची थी तो उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने योग्य थे। बागलकोट में कोई स्कूल नहीं था। उसने पास के कैथोलिक बिशप से मिशन और वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक सहायता से बागलकोट में प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनों की संख्या कम थी, इसलिए उन्होंने स्कूल खोलने में असमर्थता व्यक्त की। तब लेखिका ने अपने जैसे विचार वाले लोगों की सहायता से वहाँ अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला और बाद में उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस पाठ में लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार किसी को भी अधिक श्रद्धा भाव से देखते हैं। लेखिका की नानी परंपरावादी होते हुए भी मरने से पहले अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल से अपने इकलौती बेटी का विवाह अंग्रेज सरकार के गुलामों से न करके किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाने का वायदा लेती है। इस प्रकार आज़ादी की लड़ाई में किसी भी रूप से सहयोग देने के कारण वह श्रद्धा की पात्र है। लेखिका की परदादी चोर को खेतीहर बनाकर श्रद्धा योग्य बनाती है। लेखिका के नाना के प्रति लेखिका की माँ का ससुराल पक्ष श्रद्धावान है क्योंकि उनका साहबी दबदबा है। हम लेखिका के प्रति श्रद्धावान हैं क्योंकि उसने विषम परिस्थितियों में जीवन जिया है तथा औरों को भी जीना सिखाया है। डालमिया नगर में नाटक मंडली बनाना तथा बागलकोट में प्राइमरी स्कूल खुलवाना लेखिका के प्रति हमें नतमस्तक कर देता है। अगला प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार लिखिए। सबसे पहले लेखिका की बहन रेणु के बारे में। जो रेणु है अत्यंत संवेदनशील है। स्कूल से बस स्टैंड तक वह बस में आती है, परंतु बस स्टैंड से घर से आई हुई गाड़ी में न बैठकर पैदल जाती, क्योंकि उसको लगता है गाड़ी में बैठना सामंतवादी होगा। बचपन में किसी को चुनौती स्वीकार कर उसने जर्नल से चित्र मंगवाया था, उसे मिल भी गया था। उसको परीक्षाएं देना अच्छा नहीं लगता। बीए की परीक्षा उसने पिता के कहने पर उत्तीर्ण की है। एक दिन तेज बारिश में भी वह सबके मना करने पर भी 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई थी और स्कूल बंद होने देखकर वापस पैदल ही लौट कर आई थी। उसके बाद है लेखिका 5 बहनों में दूसरे नंबर पर है। वह दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाती है, परंतु विवाह के बाद उसे डालमिया नगर के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहना पड़ा था। वहाँ अकेले होते हुए भी उसने अपने प्रयासों से वहाँ पर एक स्कूल नाटक मंडली बनाई थी और वहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी खुलवाया था। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि दोनों बहनें अकेले चलकर भी कुछ कर सकी, क्योंकि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है।